जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसी भी चैप्टर को याद रखना है तो सबसे पहले आपको उसे कहानी के तौर पर जानना होगा। उसके बाद कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको बार बार रिवीजन करना होगा। उसके अलावा आप सारी चीजें खुद ही याद कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब कि कोई सभ्यता या सिविलाइजेशन ऐसी रही है जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। और सिंधु घाटी जो पड़ा हुआ है वो सिंधु नदी के आसपास रहा है, इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा है। इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि हड़प्पा नाम एक जगह है, वहां पर से सबसे पहले इसके बारे में पता चला था। इस वजह से इस सभ्यता या इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है और इसी के बेस पर हम आगे सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर में ही हमने ये बात समझा था कि कहीं या किसी जगह, किसी राजा, किसी समाज या किसी देश, किसी भी जगह के बारे में या किसी इंसान के बारे में आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा। दो चीजें आपको मिल जाएं तो आप पता कर पाएंगे, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिल जाएं या फिर लिटरेरी सोर्स, या दोनों मिल जाएं तो आप पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमें तभी पता चला, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के माध्यम से, कुछ लिटरेरी सोर्सेस के माध्यम से हमें ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज थी। इसके अलावा हमने बात किया था कार्बन 14 के बारे में। कार्बन 14 वो चीज है जिसको यूज करके कोई सामान है, कोई इंसान है, कोई हड्डी है, मिट्टी है, ये सारी चीजों के बारे में पता किया जा सकता है कि आखिर ये कब का बना हुआ है, मतलब कि ये किस टाइम पर पैदा हुआ था। ये चीज कार्बन 14 के माध्यम से पता चल जाता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता थी, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड में केवल हड़प्पा सभ्यता रही होगी। जाहिर सी बात है, हड़प्पा सभ्यता के अलावा वर्ल्ड में और भी अलग अलग सभ्यताएं रही होंगी, जिसे ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ऐसा ही सभ्यता उस टाइम पर मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन में भी थी। लेकिन तुलना किया गया कि मिस्र में जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया में जो सभ्यता थी, चीन में जो सभ्यता थी और भारत में जो सभ्यता थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पर इन सब की तुलना की गई तो उनमें सबसे अच्छा डेवलप भारत में जो हड़प्पा सभ्यता थी और पाकिस्तान में ये रही है। 1921 का टाइम था। उस टाइम पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक एक स्थान था, वहां से इस संस्कृति की खोज की। अब इसे नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। नगरी सभ्यता इस वजह से कहा जाता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिली उनके माध्यम से ये पता चला कि ये लोग तो परिवहन, व्यापार, तकनीकी, उत्पादन और नियोजित नगर, ये सारी चीजें जो एक नगर बसाने के लिए क्वालिटी होती है वो सभी इनके पास है। इस वजह से इन्हें नगरी सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करती है कि जियोग्राफिकल लेवल पे ये किधर किधर फैला हुआ है। उत्तर की तरफ देखेंगे तो कश्मीर मांडा है, दक्षिण की तरफ देखेंगे तो नर्मदा नदी, पश्चिम की तरफ सुतकांगे डोर और पूर्व में आलमगीर मेरठ तक। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से बताया गया कि इतने एरिया तक सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। अब सिंधु सभ्यता में भारत के गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सिंधु सभ्यता में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान का सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये शामिल है सिंधु सभ्यता में। यहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। अब हम बात करते हैं सिंधु नगर का नगरी नियोजन, या इन लोगों ने किस टाइप से अपनी सिटी को बसाया हुआ था, वहां की डिजाइनिंग क्या थी, क्या क्या जरूरी चीजें जो हमें मिली थी जिनके माध्यम से हम बता पाते हैं कि ये लोग नगरीय सभ्यता थे। अब उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके अलावा कई अलग अलग टाइप की नगरें भी थी। इन सभी में कुछ समानताएं देखने मिलती है कि जैसे कि एक तरह की ईंटों की डिजाइन है, या खान पान रहन सहन का डिजाइन है, या नियम कानून है, ये लगभग सेम सेम देखने को मिली थी। इस वजह से ये पता कर पाए कि हड़प्पा सभ्यता कोई छोटी जगह पर नहीं बल्कि एक बड़ी जगह पर फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में दो टाइप के नगर देखने को मिले, एक ऊंचे में निश्चित था और एक नीचे में। इस टाइप से जो यहाँ पर था, इसमें दुर्ग बने हुए थे, जैसे कि शासक रहते हों, राजा रहते थे, और एक नीचा था। ये सब जुड़े हुए थे लेकिन एक नीचा था। यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि आम जनता रहती थी। अब जैसे कि हम इस सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं,
तो ये केवल एक ही जगह पर नहीं थी, ये भी बात की है, ये काफी जगह पर फैली हुई थी। उसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जैसी जगह भी आती हैं। और यहाँ की जो बस्तियां थी, डिजाइन थी, वो सेम वैसे ही थी जैसे कि हड़प्पा जगह पे थी। काफी सारी चीजों में इनकी समानताएं देखने को मिली। यहाँ पर भी जो नगर थे उसी टाइप से बने हुए थे जैसे कि हड़प्पा वाला जो जगह था वहां पर बना हुआ था। मतलब कि पश्चिम की तरफ किला बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था, और पूर्व की तरफ आम जनता रहती थी। ये जो जमीन था वो नीचे की तरफ था। और तो और उस टाइम पर ये लोग पकी ईंट बनाना भी सीख गए थे। केवल कालीबंगा जो जगह है उसको छोड़ा गया, वहां पर जो घर बने हुए थे वो कच्ची ईंटों से भी बने हुए थे। तो कालीबंगा को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा जितने भी हम नगर के बारे में बात करते हैं उन सभी की जगह जो घर बनाए हुए हैं, भवन बनाए हुए हैं, बिल्डिंग बनाए हुए हैं, वहां पर पक्की ईंटों का यूज किया गया है। इसके अलावा ये लोग साफ सफाई, स्वच्छता पर भी अच्छे से ध्यान रखते थे। जगह जगह पर नाली बनाए मिलेंगे, जगह जगह पर ये लोग कूड़ादान रखे हुए रखते थे। जल निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। हर घर से पानी निकलने के लिए नाली बना हुआ था और ये जाकर के बड़े नाले में मिलता था। और ये सभी सड़क किनारे से बने रहते थे। बड़े नाले में मोरियां बनी हुई होती थी। यहाँ बोरियां हैं, इसको एडिट करके आप अपने आप में सुधार लेना, ये मोरियां हैं। इन मोरियों में मेन होल हुआ करते थे। यहाँ पर भी गलती हुई है, मोतियों नहीं है, मोरियां हैं। इनमें मेन होल हुआ करता था और इन्हीं मेन होल के माध्यम से साफ सफाई भी की जाती थी। तो सड़कों और मोरियों के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। बनावली जगह है, आपको एक मैप दिया जाएगा, उस मैप के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि कहाँ पर कालीबंगा है, कहाँ पर बनावली है, कहाँ पर सुतकांगे डोर है, ये सब कुछ पता कर पाएंगे। मैप के माध्यम से याद करेंगे तो आपको जगह याद रहेंगी। सैंधो सभ्यता में मोहनजोदड़ो नाम का एक स्थान है जहां से एक बड़ा नहाने का जगह, विशाल स्नानागार देखने को मिला है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करें, ये इतना बड़ा है, 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर ये गहरा है। उस टाइम के लोग इतना बड़ा नहाने वाला जो जगह है उसको यूज करते थे। एक बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का था ये जो स्नानागार बनाए हुए थे, इसके दोनों तरफ नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार के बगल से बड़े बड़े कक्ष भी थे जहां पर ऐसा लगता था कि कपड़े बदलने के लिए इनके रूम बनाए गए थे। यहाँ पर जो फर्श रहा है, जो रूम बने हुए थे कपड़ा बदलने के लिए, उनके जो फर्श है वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। स्नानागार के चारों तरफ मंडप और कक्ष बने थे जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान में स्नान के लिए किया जाता था। मतलब कपड़े बदलने की व्यवस्था है उस स्नानागार के बगल से, उसके अलावा कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कक्ष हैं, मंडप हैं जहां पर नहाया जाता था केवल इसलिए कि अब धार्मिक अनुष्ठान करना है, पूजा पाठ करना है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही एक बड़ा सा अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब कि वहां पर खान पीन के जो सामान है उनको रखा जाता था, जैसे कि धान रखने का, गेहूं रखने का, इस टाइप का। और ये जो अन्नागार है वो 45.71 मीटर लंबा, 15.30 मीटर चौड़ा था। इसके अलावा हड़प्पा से 6 अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि खान पीन के लिए एक लंबे टाइम तक, मतलब 1 साल तो लोग व्यवस्था करके रखते ही थे। तो यहाँ पर 6 अन्नागार से ये साक्ष्य मिले हुए हैं। और ये लोग इसे ईंटों के चबूतरों पर बना के रखते थे ताकि पानी या फिर जैसे कि नमी है वो ना पहुंचे। यहाँ पर मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के बगल से है। 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों ने मिलकर के इस जगह की खोज की थी। इसी टाइप से मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के बगल में है और 1922 में इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। मेन एग्जाम से यहीं पर से पूछा जाता है कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में की गई थी या किसने की थी, हड़प्पा किस नदी के बगल में है। तो आपको ये जो चार्ट है वो टोटल याद करके रखना है। इसके बाद शॉर्ट में कुछ चीजें याद रखिए, जैसे कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर से बड़ा स्नानागार मिला है, अन्नागार मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं जो पुरोहित की मूर्तियां मिली हुई हैं। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जब कहीं पर कुछ बताना होगा, लिखना होगा, 20 से 30 शब्दों में, तो आप इतना लिख सकते हैं।
एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में या हड़प्पा के बारे में या चन्हूदड़ो के बारे में, तो इसी टाइप से शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए। हड़प्पा यह पहला स्थान था जहां पर सिंधु सभ्यता के संबंध में जानकारी मिली। यह पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली हैं और ये इसका जो क्षेत्र है वो काफी जगह पर विस्तारित है, मतलब कि बहुत जगह पर फैला हुआ है। और पिग्गट महोदय ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। चन्हूदड़ो के बारे में जब पूछा जाए तो यह एक सिंधु नगर मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में सिंध प्रांत में स्थित है। ये भी पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1934 में एनजी मजूमदार ने की और 1935 में मैके द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। देखिए, कालीबंगा का नाम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि यहाँ पर से काले रंग की चूड़ियां मिली हुई हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद सुतकांगे डोर है। ये सभ्यता सुदूर पश्चिम स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसके अलावा बनावली है, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थान से कालीबंगा की तरह ही हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। मतलब ये है कि कालीबंगा और बनावली ये दो जगह ऐसे हैं जहां पर हड़प्पा के बारे में भी जानकारी मिली है और उससे पहले जो भी सभ्यता थी या जो लोग जैसा रहते थे उनके बारे में भी जानकारी मिली है। इन नगरों के अलावा सिंधु सभ्यता से संबंधित और भी कई अलग अलग स्थान हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का मांडा है, रंगपुर है, रोजदी है, देसलपुर है, भगत राव है, सुरकोटदा, रहमान ढेरी, मेहरगढ़, राणा घुंडई, पियानो घुंडई, डाबरकोट, जुडेर जोदड़ो। ये ऐसी जगह हैं जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से स्थान हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो आपको ये नाम एक बार दो बार जब बार बार रिवीजन करेंगे तो लगभग याद रहेगा, तो एग्जाम में सही टिक करने में दिक्कत नहीं आएगी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इस टाइप की हड़प्पा की एक मोहर मिली हुई है। इसके अलावा खुदाई किया गया तो इस टाइप से ये रहने नहाने की जो जगह थी, हमने नहाने की बात की थी, विशाल स्नानागार, तो इस टाइप से वहां पर व्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ पर चार्ट दिया गया है कि किस जगह से कौन कौन सी चीजें मिली हैं। जैसे कि जब मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो वहां पर से एक बड़ा स्नानागार मिला है, बड़ा अन्नागार मिला है जहां पर खाना पीना रखते थे। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, राज मुद्रांक मिले हैं, 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा वाली मोहर मिली हुई है। इसके अलावा हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से ताबूत के शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान R37 को देखने को मिला है, शंख का बना बैल मिला हुआ है, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, मजदूर के आवास मिले हैं और कागज के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जो हवन कुंड है। इसके बाद जुते हुए के खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो जुताई करते हैं उन खेतों के साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियां मिली हैं, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े के छाप मिले हैं, मनके मिले हैं। तो इन्हीं के माध्यम से पता चला था कि अच्छा ये लोग सूती कपड़ा पहनते थे, सिलबट्टा मिला है, कुटाई पिसाई का काम करते थे, चूड़ियां इनके आभूषण से संबंधित चीजों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा लोथल है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, खिलौना नाव मिला है, मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्र मिला हुआ है, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, मनका उद्योग के साक्ष्य मिले हुए हैं। आपको इस चार्ट को याद रखना होगा। इनमें से कोई भी एक चीज आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा या बोला जाएगा कि पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से। तो आपको ये याद रहेगा तभी बता पाएंगे कि ये हड़प्पा से मिला हुआ था। जैसे कि चूड़ियां, काले रंग की जो चूड़ियां मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से। पता होगा, आप लगाएंगे ठीक कालीबंगा। इसके अलावा धार्मिक प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड कुछ चीजें मिली हैं, ताबीज मिली हैं, बैल मिले हैं, स्वास्तिक, योगी शिव, बकरा, सिंह। इसके अलावा नाग, भैंसा, युगल शवाधान। तो अनुमान लगाया गया है कि ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक है, बैल शिव का वाहन है, स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी योगीश्वर का है, बकरा बलि का है, सिंह शिव का रूप है, नाग पूजा के लिए था, भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है,
युगल समाधान पति के साथ पत्नी का सती होना इसका प्रतीक है। यह अनुमान लगाया गया है। अब देखो वास्तविकता में, रियलिटी में उस टाइम पर क्या चलता था पता नहीं, लेकिन जैसे कि आज जो चीजें हैं उसी के साथ ये लोग कनेक्ट करके और फिर बता रहे हैं कि जरूर इन चीजों का मतलब यही रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर और बिजनेस के बारे में। उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर था और बिजनेस था, ये दोनों ही बहुत अच्छे थे, डेवलप लेवल पे थे। अब जैसे कि सिंधु सभ्यता में खाने पीने की जो चीजें थी, जैसे कि धान, गेहूं, जौ, कपास, ये सब कहाँ से आता रहा होगा? इसके लिए या इनको उगाने के लिए एक बड़ा जगह चाहिए होता है। अब जब शहर बसाया हुआ है तो वहां पर तो इतना जगह है नहीं, मतलब गांव भी बसे हुए थे, ऐसा अनुमान लगाया गया। और गांव से वो सभी अन्न आकर के शहर रखे जाते थे। और ये जो अन्नागार, बड़ा सा अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से, ये नदी के किनारे से मिला है। इसका मतलब है कि नाव के माध्यम से गांव से लेकर के शहर पहुंचाया जाता था और इन अन्नागारों में उसे भरा जाता था। इसके कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं कि खेती किसानी चलती थी। कालीबंगा जगह है, वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं। इसके अलावा धौलावीरा जगह है, वहां से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि एक बड़ा जलाशय जहां पर से पानी भरा जाता था। इसके अलावा रेसेदार जौ और कपास, ये दोनों लोथल से मिले हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी मिली हुई है। इससे पता चलता है कि जौ की भी खेती होती थी, धान की खेती होती थी। और बनावाली से मिट्टी के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो पता चल पाता है कि हाँ, ये लोग खेती बाड़ी करते थे। इसके अलावा पशुपालन भी विकसित हो चुका था उस टाइम पर। कृषि उत्पादन एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुबड़ वाले बैल की हड्डियां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से मिले हैं। अब जाहिर सी बात है, कुबड़ वाले जो बैल हैं गांव में रहते होंगे तो जुताई के लिए यूज होते रहे होंगे और शहर में आने जाने के लिए यूज होते रहे होंगे, व्यापार के लिए मतलब यूज होता रहा है। अब कई सारे जो मोहर हैं उनमें भी कुबड़ वाले बैल के चित्र मिले हुए हैं। कई अलग अलग जगह कुबड़ वाले बैल के चित्र मिल रहे हैं। इसके अलावा लोथल से गोदी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग विदेशी व्यापार करते थे। जब खुदाई की गई तो मुद्रांक मिले, मुहर मिले, उनमें कई अलग अलग टाइप की आकृतियां बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं। उनमें बैलगाड़ी का भी चित्र बना है और बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हुए हैं। तो जिससे पता चलता है कि बैलगाड़ी से आना जाना तो करते थे और कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्ट में यूज होता था। चौड़ी सड़कें भी बनी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, ये चौड़ी सड़कें ट्रांसपोर्ट के लिए ही रही होंगी, वरना एक अकेले एक दो इंसान के लिए तो पतली सड़कें ही काफी हैं। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों उन्नत स्थिति में थी। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सब के साथ इनके व्यापार थे। ये कहाँ से पता चला है? ये तब पता चला है जब मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, ईरान, बहरीन और मेसोपोटामिया, यहाँ पर से कुछ कुछ मुद्राएं मिली हैं, कॉइन्स मिले हैं और भी कई अलग अलग चीजें जो सेम हड़प्पा सभ्यता में जो है वही वहां पर भी हैं। तो पता चलता है कि ये ऐसे ही तो आया नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच व्यापार हुआ होगा, तभी यहाँ पर वही चीजें हैं जो हड़प्पा में हैं। ये लोग व्यापार जल एवं स्थल दोनों के द्वारा करते थे। इसके भी साक्ष्य मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं। बहरीन, फारस की खाड़ी से प्राप्त हड़प्पा की मोहरें, मतलब कि जो बहरीन है, फारस की खाड़ी है, यहाँ पर से हड़प्पा की मोहर प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि इनके साथ व्यापार रहा होगा। फारस और मेसोपोटामिया से भी मोहर मिले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, वस्तु विनिमय का साक्ष्य यहीं से मिला हुआ है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो मोहर मिले हुए हैं, मोहर एक दूसरे से चेंज करते थे और उसके बाद सामान लेते थे। उस टाइम के लोग किस टाइप से ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, इसका भी सोर्स मिला हुआ है। जैसे कि फारस से चांदी, सिक्के, फिरोज और कुछ अलग अलग टाइप की वस्तुएं थी, उनको ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे। और ईरान, ईरान में बेबीलोनिया है, वहां पर ये लोग तांबे की बनी जो वस्तुएं रही हैं वो एक्सपोर्ट करते थे। तो इस टाइप से इन लोगों का कनेक्शन कितना दूर दूर तक था। सामने ये देख रहे हैं, ये जो चित्र है बैलगाड़ी के हैं, ये पहियों के चित्र हैं। इससे पता चलता है कि उस टाइम पर लोग किस टाइप से व्यापार के लिए बैलगाड़ी बनाते थे, आने जाने के लिए किस टाइप से बैलगाड़ी यूज करते थे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में कि आखिर ये लोग कौन सा धर्म मानते थे। अगर धर्म मानते भी थे तो किस टाइप से मानते थे, क्या मानते थे, इनका रहन सहन धार्मिक जीवन में किस प्रकार से था। सबसे ज्यादा खुदाई में हमें मिला हुआ है स्त्री की मूर्तियां, और एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो इसको देख करके लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये उर्वरता की देवी का प्रतीक है।
और इसका संबंध पौधे की जन्म और वृद्धि से रहा है। ध्यान देना, इतनी सारी जो स्त्रियों की मूर्तियां मिली हुई हैं, जगह जगह के जो मोहरे हैं वहां पर भी स्त्रियां हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं मातृ देवी के उपासक थे, मतलब कि मातृ देवी को मानते थे। मातृ देवी पर अंकित कुबड़ वाले बैल तथा पीपल की पत्तियों के अंकन के आधार पर पशु पूजा और वृक्ष पूजा के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मतलब कि मातृ देवी की मोहरे हैं, उन मोहरों में ये सारी चीजें हैं, पीपल की पत्तियां और कुबड़ वाले बैल, इनका चित्र मिल रहा है। इसके अलावा एक मोहर मिला है जिसमें एक योगी है जो योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके दाएं तरफ चीता और हाथी है, बाईं तरफ गेंडा और भैंसा अंकित है, पैर की तरफ 2 हिरण बैठे हुए हैं। इस योगी को पशुपति या रुद्र देवता कहा जा रहा है, जो कालांतर में शिव देवता के नाम से जाना जाने लगे हैं। तो एक मोहर इस टाइप का भी मिला है। फिर इसके बाद पुरोहितों की मूर्तियां मिली हैं, जिनसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग पूजा पाठ के लिए पुरोहित माध्यम या पुरोहितों को यूज करते थे, मतलब पुरोहित पूजा पाठ करवाते थे। पूजा में दीपक तथा सुगंधित द्रव्यों का यूज किया जाता था। ताबीजों की प्राप्ति के आधार पर पता कर रहे हैं कि ये लोग जरूर जादू टोना पर विश्वास रखते थे। कुछ मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य का अंकन के आधार पर पता चल रहा है कि ये लोग बलि प्रथा भी या बलि प्रथा को मानते थे। इसके अलावा सेंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसके कई सारे सबूत मिले हैं। एक तो इनके दाह संस्कार के, जो इंसान मर गया है तो उसके दाह संस्कार करना है, तो उसके 3 तरीके देखने को मिले हैं। एक तरीका है जिसमें पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना देते हैं। आज भी हमारे यहाँ कई सारे धर्म के लोग हैं और कई अलग अलग धर्म को मानने वाले, जिनमें इस टाइप की विधि को यूज किया जाता है। इसके अलावा आंशिक दहन, इसमें क्या है कि शरीर को कुछ भाग को नष्ट हो जाने के बाद फिर जमीन में दफनाया जाता है। मतलब कि पहले शरीर को पड़े रहने देते थे, जब कुत्ते बिल्ली खा लेते थे तो हड्डियां जो बची रहती थी उनको गाड़ दिया जाता था। इसके बाद कलश समाधान, इसमें क्या होता है कि सबको जला दिया जाता था, जो राख बचता था उसको कलश में रख करके फिर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। ये जो समाधान मिले हैं, इनमें कई अलग अलग टाइप की चीजें मिली हैं। जैसे कि एक टाइप की चीज क्या मिली हुई है कि जो कोई आदमी है वो डेड बॉडी को जो सुलाए हुए हैं उसके आसपास काफी सारे बर्तन देखने को मिलते हैं, बर्तन रखे हुए हैं, कपड़े, खाने पीने की चीजें, उनके कुछ अवशेष मिले हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग जरूर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और ये सोच करके ये लोग बर्तन रखते थे कि पुनर्जन्म जब ये लेगा तो इसके पास बर्तन हो जाएंगे, खाने की चीजें हो जाएंगी। फिर उसके अलावा एक जगह से ऐसा देखने को मिलता है कि कुत्ते को भी साथ में दफना दिया गया है। मतलब यह है कि मालिक है और उसका कुत्ता भी साथ में है और उसको एक साथ दफनाए हुए हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग वही पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि पुनर्जन्म होगा तो इसकी सुरक्षा के लिए ये रहेगा। कुछ जगहों से काफी सारी मुद्राएं देखने को मिलती हैं, मतलब कि बॉडी को दफनाया गया और उसके साथ कुछ पैसे रुपए भी रखे गए हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं ये तो सोचते ही रहे कि अगला जन्म लेगा तो इसके पास पैसे रुपए कहाँ से आएंगे, तो हम अभी से रख दे रहे हैं। ये पशुपति की मूर्ति जिसमें हमने बात किया था कि राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, नीचे की तरफ क्या है, और ये योगी जी बैठे हुए हैं, उबड़ वाले बैल और कुछ हथियारों की चित्र। अब बात करते हैं कि आखिर उस टाइम के लोग का सामाजिक जीवन किस टाइप से था, किस टाइप से रहन सहन रखते थे। सबसे पहले तो बहुत सारी नारियों की मूर्ति मिली है, स्त्रियों की मूर्ति मिली है, तो ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग मात्र सत्तात्मक थे, औरतों के बारे में भी सोच विचार रखते थे। इसके अलावा इनका जो मुख्य आधार था जीने का समाज में, वो था परिवार। हमारे आज भी परिवार है, कि परिवार है तो सब कुछ है। इसके बाद इनके आसपास जिस टाइप का रहन सहन हमें देखने को मिलता है, तो ये पता चलता है कि ये लोग काफी अच्छे से रहते थे, मिलजुल करके रहते थे। ये लोग फैशन के लिए अवेयर थे। ये तब पता चला जो कई सारी मूर्तियां मिली हैं उनमें जो आदमी हैं वो भी ज्वेलरी पहने हुए हैं, औरतें हैं ज्वेलरी पहनी हुई हैं, अलग अलग टाइप की डिजाइनों के बाल बनाए हुए हैं और कुछ सिंदूर और लिपस्टिक की चीजें मिली हुई हैं। तो पता चलता है कि उस टाइम पर ये लोग ये सब जानते थे। इसके अलावा ये लोग इंजॉय भी किया करते थे, उसके लिए पासे का खेल खेलते थे, मतलब ये लोग पासे के बारे में जानते थे, नाचना गाना करते थे, शिकार किया करते थे और जो पशु हैं गाय बैल बकरी, इनके साथ लड़ाई भी किया करते थे। इसके अलावा कई अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स मनाते थे, बहुत धूमधाम से मनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के खनन से हमें पता चला कि इस टाइप की ये मूर्ति मिली है। इन्हीं को देखकर पता चलता है कि वो लोग कपड़े पहनना जानते थे और डिजाइनिंग भी जानते थे। इसके अलावा ये मूर्तियां मिली हैं जिनमें काफी सारी ज्वेलरी पहनी हुई हैं, इनके बालों का डिजाइन,
और उसके बाद कई सारी मूर्तियां मिली हैं, तो पता चल पाया कि ये लोग मात्र सत्तात्मक थे या किस टाइप से बाल डिजाइन करते थे, ये सब पता चल पाया। इसके अलावा ये आभूषण मिले हैं और कार्बन 14 के माध्यम से ये सब पता भी कर पाए हैं, और उसके अलावा कई अलग अलग जगह चित्र भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी, कला एवं शिल्प के बारे में। एक चीज तो है, हमें जिस टाइप की मोहर मिले हैं और उसके अलावा जिस टाइप के सामान मिले हुए हैं, जिससे हम पता कर पाते कि हड़प्पा सभ्यता का है, तो कहीं ना कहीं उनके पास टेक्नोलॉजी थी। अब वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी थी, ये हम पढ़ने वाले हैं। कई सारे मुहर मिले हैं और कई सारी धातुओं की बनी हुई चीजें मिली हुई हैं, जिनमें तांबा और टीन, इन दोनों को मिलाकर के कांसा बनाया गया है, और उसी से बना हुआ है एक मूर्ति, देवी मोम मेढी से बना हुआ है, और ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों को केमिस्ट्री भी आती थी। ये लोग धातुओं को गलाने, पीटने और उससे पानी चढ़ाने की तकनीकी से अच्छी तरह परिचित थे। अब इस टाइप से जो मूर्तियां बनाए हैं, द्रव्य मोम को यूज करके नर्तकी बनाते हैं, मतलब किस टाइप से मूर्तियां बनानी है, किस टाइप से कोई चीज को कूट कूट के उसको सिक्का बनाना है या उसे अलग अलग डिजाइन देना है, उसमें कुबड़ वाले बैल बनाने हैं या फिर उसमें नर्तकी का चित्र बनाना है, कुछ लिखना है, डिजाइन करना है, ये कहाँ से? ये कहीं ना कहीं उनकी कला और शिल्प इन्हीं की जानकारी देते हैं। इसके अलावा दाढ़ी वाले मूर्ति मिले हुए थे, उसमें देखे थे कि कढ़ाई थी, तो ये समझ में आता है कि ये लोग कताई बुनाई भी जानते थे, कपास भी देखने को मिला था और कपड़े के साक्ष्य भी मिले हुए थे। तो इसके वजह से पता चलता है कि ये लोग वस्त्र उद्योग के बारे में भी जानते थे, मतलब कि कपड़ा बनाना भी जानते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। अब पतन से रिलेटेड जो विद्वान हैं, उनकी अपनी अलग अलग राय है। उनका कहना है कि इस टाइप से हो सकता है, उस टाइप से हो सकता है। तो दो चार हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। ये हिस्ट्री के बारे में काफी अच्छा जानते हैं, इन्होंने काफी खोज किया है। इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस वजह से हो गया है क्योंकि आर्यों ने आक्रमण कर दिया है, और उन्हीं की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। फेयर सर्विस, ये भी इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया था, एनवायरमेंट जो है, इकोलॉजी है, वो बिगड़ गया था, इसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इसके बाद आइंस्टाइन है, इन्होंने कहा कि वर्षा में कमी हो गई है, जिसके बाद अकाल पड़ा और इसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसके बाद डीपी अग्रवाल का कहना है कि घग्गर सूख गया था, मतलब जो घग्गर नदी है वो सूख गई थी और उसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। यहाँ पर हमने सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हमने बात कर लिया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।